बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं को बता दूं, मैंने जब अतनु को फोन किया, उसने रिजल्ट लाते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेपर ऐसा हमें लगा। अच्छा, मतलब इसके बारे में अब साथ साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा जब अपने एग्जाम गेट 2023, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, मतलब मैं कहूँगा केमिस्ट्री के फील्ड का एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम में जिसने अच्छी रैंक लिया है, समझ लीजिए उसको केमिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा बहुत, मतलब नॉलेज तो आज हम एज ए टीचर भी हैं तो हमें भी उतना नहीं है, मतलब मैं कहना चाहूंगा हम सीखने की प्रोसेस में हैं, और कितने भी बड़े हो जाएं केमिस्ट्री बहुत अपार है, उसको सीखते रहते हैं, वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट वो भी अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है इस फील्ड में। तो वो जब अचीवमेंट है, और उसके तो आप तीनों ही महारथी यहाँ पे बैठे हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 विद पेप, तीनों की जो बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट है दोस्तों। आपको पेपर देख के फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा जब पहला क्वेश्चन देखा गया, दो क्वेश्चन देखे, क्या लगा कि ये पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से पेपर टफ आया है, इजी आया है, या मेरी रेंज में है, मेरी रेंज से बाहर है? अतनु अतनु कैसा लगा बताइए। हाँ सर, पेपर देख के तो लगा था कि बहुत इजी पेपर आ गया है इस बार। अच्छा। तो पेपर देने के बाद जब हम निकले तो शपथ और मेरा एक ही सेंटर पे था। हाँ, मैं बता दूं, तो शपथ और अतनु रूममेट्स हैं। पहली बात तो इन दोनों रूममेट्स ने धमाल मचाया है। ओके। और एक और इनका रूममेट है, पर बेचारे किसी वजह से उसकी भी अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उसके बारे में अलग से हम डिस्कशन करेंगे अलग से। तो बताइए अतनु। सो हाँ, सो था एग्जाम के बाद तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत इजी पेपर आ गया, तो शायद इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, तो चांस कम है, शायद नहीं हो पाएगा, तो ऐसा लग रहा था। ऐसा ऐसा इस बार सबको लगा था, इस बार गेट का पेपर देख के लगा नहीं यार इजी पेपर आया है, कुछ कुछ इजी इजी ने कुछ लिया है। कौन सा वो ऐसा फेस ऑफ टाइम था जो आपने ये डिसाइड किया कि हम लोग मतलब जैम से जस्ट निकले थे आप? अच्छा, पहले तो मैं जैम के बारे में जानना चाहूंगा, जैम की आप क्या स्कोर से आपके अपने सेटिस्फाई थे क्या? अच्छा अतनु, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी जैम की रैंक आई थिंक 63 है, आपने बताया जिस तरीके से, तो जैम के स्कोर से क्या आप सेटिस्फाई थे क्या उस समय पे? और जैम के स्कोर के सेटिस्फाई थे तो उसके बाद गेट का आपने कब सोचा कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है? और क्या ये सोचा कि नहीं नहीं मुझे और बेहतर रैंक लेके आनी है, या फिर आप प्रिपरेशन करते गए और अपने आप ऑटोमेटिकली सब अच्छा होता चला गया? तो सर, तो मैं जैसे बोला, मैं हल्दिया गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। तो मैंने बीएससी किया है वहाँ से। सो वहाँ के मतलब ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि वहाँ से कोई मतलब आईआईटी में आया हो। सो ओके। इट्स अ तब वेरी मैं जो ग्रेट अचीव किया अचीवमेंट, वो, फिर अल्टीमेट आपके लिए तो हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सर, सो मेरा वहीं पे जब 63 आया था, तो मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस समय हैप्पी था। ओके, वेरी गुड। देन, हाँ, तो देन आईआईटी के आने के बाद सो डिसाइड कर लिया था कि पहले ये डिसाइडेड था कि रिसर्च करना है। फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे उसके बाद रिसर्च के ऊपर उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। तो मतलब, तो नहीं, लैब अच्छा है जाते खुल हुए, के बोलना चाहिए, बहुत हाँ, अच्छी बात है कि आईआईटी कानपुर इज वेरी वेल नोन फॉर द रिसर्च। और अक्सर हम ये हाँ, माइंड हाँ, सेटअप जब हमारा इनिशियल होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि बीएससी में ही माइंड सेटअप बन जाता है। मैं भी जब जब सेमिनार लेने जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, पहले पहले क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे करके कि भाई तुम में से कितने लोग बीएससी के बाद मतलब आप एमएससी और पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी तक कौन कौन चाहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि पीएचडी में क्या स्ट्रगल है और क्या नहीं है। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं डेफिनेटली, और आप एक कंट्रीब्यूशन देते हो साइंस में, वेरी बहुत अच्छा पहचान बनता है, एक अच्छा नोन आपका चेहरा होता है, मतलब कुछ भी वेरियस फैसिलिटीज वेरियस चीजें, वो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है। उसको सोच के हम कई बार सोचते हैं कि नहीं नहीं हम इसी चीज के लिए बने, बट ये रियलाइजेशन अक्सर हमें मास्टर्स में जाके होता है। तो आपका अतनु ये रिलेशन कब आया पॉइंट? यस। सो एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिसर्च पे इंटरेस्ट नहीं है मतलब एक्चुअली मेन थिंग है द फिनेंशियल थिंग एक्चुअली। ओके। सो सो हमारा फिनेंशियल कंडीशन उतना भी सही नहीं है, तो आई मीन सेटल जितना जल्दी हो सके तो उतना ही अच्छा है, तो इसलिए मैं सोचा गेट ही मतलब सबसे समझ गया इजी मैं। तरीका है। हाँ, यस। मतलब ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हमारी लाइफ का वन ऑफ द एक पार्ट होता है, जब हम कुछ चीज सोचने जाते हैं तो अक्सर हमें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, और फैमिली का जब हम एक होता है कि हाँ हमारी फैमिली का ध्यान रखने में हम इकलौते कंट्रीब्यूटर्स हैं, या फिर जो लोग हैं और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स को सोचना पड़ता है। तो इट्स वेरी इमोशनल डिसीजन फॉर यू ऑल्सो, मेरे मतलब मेरे लिए भी, और क्योंकि मैंने इस जर्नी को जिया है और मैंने अपनी मास्टर्स की फीस खुद से ही भरी थी, मुझे याद है अब तक, मतलब उस दौर में ही ये सब चीजें चालू कर दी थी, ये सब पढ़ाना नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। पर ये आपका काम है, अल्टीमेटली रैंक आई है, मतलब आपका जो आपने सोचा उस हिसाब से आपने उसको परफॉर्म भी किया और आप रिजल्ट लेके भी आए, तो आपको अब रिलैक्स फील हो रहा नहीं हो रहा यस यस सर। है? अब तो हो रहा है। बिल्कुल, अच्छी बात है। चलो, केमिकल में तो आजकल
आपको बैचेस में भी कॉमन नहीं पढ़ाता है कि हाँ ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नेगेटिव्स होते हैं कि नहीं नहीं एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, केमिस्ट्री तो सेम ही अल्टीमेटली। इनिशियल पोर्शन सेम रहता है, देन नेट गेट का पोर्शन अलग रहता है, तो जब तक आप सेम चल रहे तो सेम पेज पे चलो। और बल्कि क्या, तो मैं तो कहता हूँ इससे जैम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है जब हम साथ पढ़ाते हैं। क्यों? उन जैम वाले बच्चों को हम उस जैम में ही आई थिंक गेट के लेवल का वो क्वेश्चंस भी साथ साथ उस कॉन्सेप्ट का करा देते हैं जो उनके सिलेबस में एटलीस्ट आने वाला है। तो मतलब ऐसा, मतलब वो एक एडवांस लेवल उनके लिए एक फायदेमंद बात है जब ऐसे कोर्सेज चलते हैं जेम नेट गेट के कंबाइन। और इसमें इनिशियली जेम का कोर्स, देन नेट गेट का कोर्स, ये एक पॉजिटिव स्टेप हमने लिया था, और पॉजिटिव स्टेप रंग लाया है। मैं आज ही कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मतलब जहाँ पे जैम के बच्चे ही मैं आज जैसे इस बार भी कैसा हुआ कि जैम के बच्चे की भी कुछ कुछ अच्छी रैंक्स आई है, टॉप 100 में रैंक्स आई है। और ये पहले भी होता रहा है कि जैम के बच्चे गेट में भी कुछ स्पेसिफिक बच्चे जो है वो रैंक्स ले आते हैं कि जो टॉप 20 में भी आ जाती है, जैसे 21 रैंक आई थी एक पारस थे, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये था, मतलब आपने उस समय पे डिसाइड कर लिया, फिर दिन आईआईटी कानपुर में बिल्कुल फिक्स था कि हाँ अब गेट देना है। हाँ, आपकी इस पूरी लाइफ में आपका जो जर्नी था वो आपने वो किस तरीके से इसको जिया, मतलब इस तरीके से आपको जैसे इन्होंने अपलोड किया, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। हाँ मतलब तो पहले तो मेरा मतलब जब पहले गेट के लिए मैंने नहीं सोचा था। मेरा पहले ये मोटिवेशन था कि आईआईटी जाना है इसलिए क्योंकि मुझे फॉरेन में पीएचडी करना है। फिर एक्चुअली मुझे पता लगा कि ये बहुत ही कॉस्टली वे है, बिकॉज फॉरेन में अप्लाई और TOEFL से लेके मतलब बहुत पैसे लगते हैं इसमें, यूनिवर्सिटी में अप्लाई ये सब करना। सो बट आई थिंक बाद में तो रिम्बर्स हो जाते हैं। चलो वो तो लेटर ऑन स्टेज की बात है, वो स्कॉलरशिप से डिपेंड करता है अल्टीमेटली। हाँ, हाँ। फेलोशिप्स एंड स्कॉलरशिप से कई बार वो अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है, फेलोशिप्स मिलती है, कई बार नहीं मिलती, कई बार हम हम्म। रह जाते हैं, बट यस यस। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलो ओके ओके ओके, आगे। तो आप उसके बाद तो फिर आप, यस आप प्लीज। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं ये सब नहीं करना, गेट ही मतलब सही रहेगा सबसे। सो देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयरिंग फॉर गेट। और सब ओके, अदर मैं दोनों ही। मतलब पहले से ही करता था प्रिपरेशन। यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब एमएससी के आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही प्रिपरेशन केमिस्ट्री की बातें करते हैं कि अबाउट सिलेबस, कि आप सबने सिलेबस कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, और वेट केम एकेडमी के इस पूरे कंट्रीब्यूशन को अगर देखें तो उसने किस तरीके से उस लेक्चर्स ने आपको हेल्प किया। तो वो थोड़ा-थोड़ा सा, और कैसे आपने रिवीजन किया, और क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी है कि बच्चा कैसे अप्रोच कर रहा है। मैं तीनों की आज तीनों टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, तो तीनों टॉपर की स्ट्रेटेजी एक साथ आएगी, तो बच्चों को भी एक ओवरऑल एनालिसिस मिलेगा कि हाँ, हमें क्या कॉमन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि का कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? कब उसका सिलेबस खत्म हुआ पहला दौर? रिवीजन स्टार्ट किया, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन में कोई गलतियाँ हुई तो उसको कैसे रिकवर किया? और केमिकल के ओवरऑल कंटेंट ने, वीडियोस ने, लेक्चर्स ने, हमारी गाइडेंस ने, और इसकी टेस्ट सीरीज ने कैसे आपको कंट्रीब्यूट किया? तो शुरुआत कोई करना चाहेगा, किस तरीके से आपने पूरा इस चीज को अटेम्प्ट किया, पूरा केमिकल में कंट्रीब्यूशन आपकी इस प्रिपरेशन में पूरा, मतलब आपको अल्टीमेटली वेद सर की लाइफ में तो सबका, देखो वेद सर का जो स्टडी है वो तो, या वेद सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो हमारी लाइफ में भी है। मैं आज भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, और हमेशा उसकी चीज के लिए मतलब हमें रहना भी चाहिए कि भाई एक सर, एक प्रोफेसर, एक टीचर जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, तो उन्हीं से हम बने। मतलब मैं तो अपना पर्सनली कहूंगा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत ही वहीं से हुई है, स्कैम एकेडमी से ही हुई है। जब 2014-15 की बातें हुई थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन चीजों को लेके, पर जो कुछ सीखा मैंने वहीं से सीखा है, इसी इंस्टीट्यूट से सीखा है। अतनु, आप बताइए आपका क्या रहा पूरा प्रोसीजर? आपने कैसे रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वेद सर से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? वेद सर का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में क्या है कुछ? और कैसे आपकी प्रिपरेशन रही पूरी की पूरी? कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी साथ साथ? कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, कुछ ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप? सो वेद सर से मैंने कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों चीज पढ़ी है उनसे। सो एंड कमिंग ऑन बुक्स, सो ऑर्गेनिक के सभी जो पढ़ते हैं, क्लेडेन, कैरोथर्स और ये सब। और नोट्स तो मेरा जैम से था ही, और जो चीजें नहीं लगती थी तो उसे ऐड ऑन करते जाते थे। सो प्रिपरेशन टाइम में ऐसा होता था कि हम जब प्रिपेयर करते थे तो मतलब हमें जो नया चीज मिलता था तो हम दिन में 1 घंटा उस पे देते थे। मतलब शपथ का कुछ नया चीज मिला तो वो मुझे बता देता था, और मुझे कुछ मिला तो ऐसे करके तो हम कुछ नया चीज, ऐसे कुछ जो हमें नहीं पता है तो हम वो ऐसे ऐड ऑन करते जाते थे। वेरी गुड। सो ऐसे करके हम प्रिपेयर किए हैं। तो मेरा एक्चुअली जो नेट का पेपर था वो अच्छा नहीं गया था। ओके तो हाँ, तो नेट के लिए मेरा एक्चुअली टेस्ट सीरीज नहीं था। जब ओके मैं नेट का पेपर दिया तो मैं टेस्ट जब दिया तो मुझे पेपर जब दिया मुझे लगा था कि एक्चुअली इससे बेटर मेरा हो सकता था, पर
मैं यूज टू नहीं था एग्जाम देने में, बिकॉज तब ज्यादा टेस्ट सीरीज सेमेस्टर ही यही देता यही एक था बात ये होती है कि सब। टेस्ट सीरीज वेरी प्ले वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट रोल। कंटेंट तो यस। कंट्रीब्यूट करता ही करता है लाइफ में। टेस्ट सीरीज हमें वो माहौल देती है कि जिस माहौल में बैठ के हम पेपर दें वो एग्जैक्टली माहौल हमारे सामने हो। तुम वही सेम टाइम यस। फेज, इतने टाइम में पेपर करना है, इतने टाइम में ये वाला सेक्शन करना है, इतने टाइम में ये वाला सेक्शन करना है। यहाँ पे गलती हो रहा है तो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया है। मतलब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो वो दिक्कत पैदा कर देगा। तो वो एक टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है इस प्रिपरेशन में खासकर। मैं तो कहूंगा कि कंटेंट पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने चाहिए जिंदगी में। मतलब क्वेश्चन बस मिलते जाए क्वेश्चन होते जाए टेस्ट सीरीज, और ऐसे क्वेश्चन कहीं से मिल जाए। जैसे कि कभी कभी का टेस्ट सीरीज का पैटर्न ही ऐसा है, वो तो कि पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट और मेजर टेस्ट, ये सीक्वेंस ही ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को धीरे धीरे प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई मेजर में कम सिलेबस है, पार्ट में और ज्यादा फुल टेस्ट सिलेबस है, फुल में सॉरी पार्ट में फुल और ज्यादा सिलेबस आ गया, फुल में और पूरा ही सिलेबस आ गया। तो धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता है और आप उसको हैंडल करना सीखते हैं धीरे धीरे। तो हाँ अतनु, आप आगे सो हाँ, सो गेट के लिए मैं एक्चुअली 1 महीने पहले से ही, एक्चुअली 2 महीने पहले से तो टेस्ट सीरीज ही देता था। और उसके अकॉर्डिंग मतलब जो मेरा वीक पोर्शन है वहाँ पे वो अच्छे से दिखता था, मतलब जहाँ पे वीक है तो उसी को मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता वेरी गुड वेरी गुड। तो हूँ। ये एक मतलब अल्टीमेटली देखो, प्रिपरेशंस के बाद जब तक हम खुद को टेस्ट नहीं करेंगे ना बच्चों, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, तो यहाँ कंक्लूजन आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम प्रिपरेशंस तो हमने सब कुछ पढ़ तो लिया है, पर हम टेस्ट कैसे करें। टेस्ट सीरीज ही वो है दोस्तों जो हमें एक हमें एनालिसिस करके बताया कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल कंपटीशन में कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं कंटिन्यूस चेक कर रहा था कि सपत एंड सबके मार्क्स मतलब अल्टीमेटली उस अपर रेंज में ही लाई कर रहे थे कि हाँ ये सब एक अपर लाइन में ही है, टॉप 20 की रैंक्स में ही आ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर करने ही वाले डेफिनेटली पता लग जाता है। हम लोग भी एनालिसिस करते रहते हैं कौन कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनको कैसे और मोटिवेट करना है, जो अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनके लिए क्या बातें उनको बोलनी है अलग से सेशन लेके। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो टेस्ट सीरीज आपको सिखाती है सब कुछ कि पेपर में एग्जैक्टली कैसे बिहेव करना चाहिए, सिली मिस्टेक को कैसे दूर करना चाहिए। बाकी देखिए मैं तो कुछ ये भी समझता हूँ कि सेम डे लक भी मैटर करता है कई बार। तो कुछ चीजें कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं हमेशा। मतलब ऐसा है कि अगर हम जैसे कि कोई गेम हो और 3 टेस्ट सीरीज रखे, मान लीजिए एग्जाम को 3 टेस्ट का कर दिया जाए, देन उस केस में हम लक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए एक ही पेपर और उसी में ही आपको परफॉर्म करना है, तो सेम डे आपकी हेल्थ क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप वहां तक पहुंचे एग्जाम सेंटर तक, आप थक गए हैं, और हम जानते हैं कि एग्जाम एक ही होता है बट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन हर एक की स्क्रीन पे अलग अलग होता है। मतलब सेक्शन ए के में पूछा गया कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहला आया है वो किसी की स्क्रीन पे 5वें नंबर पे भी हो सकता है। ऐसा भी होता है क्योंकि मार्किंग सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस चेंज भी होते रहते हैं। और जब वो चेंज होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए हम 4 लोग बैठे हैं और एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा कोई एक वीक पोर्शन लेट्स सपोज, और अतनु का कोई एक वीक पोर्शन लेट्स सपोज मान लेते हैं, सौरभ का एक वीक पोर्शन है, कोई सबत का एक वीक पोर्शन है, कोई टॉपिक वीक है मान लीजिए, हम लोगों ने उतना उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, और उसी का क्वेश्चन हमें सबसे पहले मिल जाए तो फिर जो माइंड का हालत होता है यार, ये जो क्वेश्चन आया है ऐसा लगता है कि हमें कि पेपर बहुत टफ आया है। और मान लीजिए ऐसे सीक्वेंस में आपको एक दो मिल जाए ना, तो हमें अक्सर बहुत अच्छे बच्चे जो हर साल बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, पर उस वजह से कई बार उस एक फैक्टर की वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनिशियली थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और वो उस समय जो आपका जो गेट का पेपर दे रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो, उस समय जो आपका मेंटल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब थोड़ा लक का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इसमें हम कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है भाई। क्वेश्चन करना हमारे हाथ में है पर उसका सीक्वेंस हमारे हाथ में नहीं होता है ना। तो ये भी एक मैटर करेगा। ओके, तो यातनु ये ओवरऑल मतलब आप इसके बारे में अब अच्छा आपने रिवीजन स्टार्ट किया, रिवीजन के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए या फिर आप इसी के अराउंड ऐसे ही? हाँ हाँ। हाँ, शॉर्ट नोट्स तो बेसिकली फिजिकल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया था फॉर्मूलाज का। 1 महीने पहले सिर्फ उसे ही देखता था। वेरी और गुड। हाँ, तो उसे ही जब देखता था पूरा चीज मतलब पूरा चैप्टर याद में आ जाता था, क्योंकि चैप्टर पढ़ना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, तो लैब भी जाना होता यस था यस। तो कानपुर में तो लैब का बस। ही, कानपुर में तो लैब ही होती है हाँ कानपुर में। सर। सुबह मैं तो सर। ये सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला सेक्शन भी आएगा। अभी थोड़ा हम सीरियस वाला कर रहे हैं तो बस 5 मिनट बाद हम इंजॉयमेंट वाला सेक्शन भी लेके आएंगे कि भाई कानपुर लैब के बाद समय कैसे निकाला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, सर मैंने एक्चुअली आई मीन गेट का प्रिपरेशन मैंने सोचा था पहले। मैं नवंबर में हमारा सेमेस्टर शेष होता है, सारा दिसंबर पढ़ेंगे और हाँ। जनवरी तक पढ़ेंगे, फिर फेब में दे देंगे गेट। सो नवंबर में हमारा ज्वाइन हो गया लैब को। तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि लैब में कितना काम होता है। जब मैं ज्वाइन किया तो लैब में मतलब ये रूल था कि सुबह 8 बजे आना है ओके। और शाम के 7 बजे तक लैब में रहना है।
ठीक है, मतलब ये रूल है। और लैब में चाहो तो तुम पढ़ सकते हो जब फ्री टाइम मिलेगा, ओके। ऐसा रूल है। ठीक है। तो हाँ, वो लोग हमें टाइम तो देते थे ऑब्वियसली। तो मेरा जो, मैं जिसके अंडर हूँ, जिस पीएचडी के अंडर मेरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो सपोर्टिव भी था, तो मुझे टाइम देता था। पर लैब में एक्चुअली आप पढ़ नहीं सकते। मतलब मैं ट्राई करता था कि मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करूँ वो लैब में कर लूँ। और जो मेरे, जब क्वेश्चन करेंगे मुझे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, मैं उस दिन वो टॉपिक रात में आके वो टॉपिक रिवाइज कर लेता था। क्या आप अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक वन वर्ड में? अतनु, व्हाट डू यू से फॉर योर फैमिली कंट्रीब्यूशन? हाँ, मैं तो घर पे बताया था कि मुझे गेट करना है। तो गेट के एग्जाम पे मतलब वो ऐसे बोलते थे, ठीक है आप पढ़ रहे हो पढ़ लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो अपने ऊपर। ठीक है, एक साल घर पे बैठ के भी कर लेना, पर अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मतलब अब एमएससी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद एक साल बैठ के भी तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें अभी भी अभी चाहिए, तुम सेटल हो जाओ और हमें हेल्प करना स्टार्ट कर। मतलब बहुत सपोर्टिव थे मेरे फैमिली मेरे ऊपर। मतलब रिजल्ट आने के भी पहले मुझे कॉल करके मेरे पापा बता रहे थे कि, उस दिन शाम को ही शायद बता रहे थे मुझे कि जो भी आए तू टेंशन मत ले, ठीक है, अपने ऊपर, और जो होगा अच्छा ही होगा। तो यस। ऐसे मतलब सपोर्टिव थे। बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं, वो ऐसे जानते हैं कि कैसे बच्चे को आउट ऑफ स्ट्रेस रखना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए आप ही सब कुछ हो। मतलब चाहे उन्हें जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, पेरेंट्स के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके लिए ऐसा होता है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं अपने घर पे बहुत इस पूरे हेक्टिक शेड्यूल के जैसे कि नहीं जा पाता हूँ, बहुत कम जा पाता हूँ। मैं बहुत कम समय फैमिली को दे पाता हूँ, बट दे एवरी टाइम दे आर वाचिंग माय वीडियोस। मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो उनको कंटेंट केमिस्ट्री नहीं आती, फिर वो केमिस्ट्री देखते रहते हैं। और मतलब ऐसा होता है कि वो अल्टीमेटली यूट्यूब पे देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिन में मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आता घर से, ऐसा भी होता है। तो आपका अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ाकू टाइप के बच्चे होंगे, क्या मजे मस्ती नहीं करते क्या, ये मतलब सुबह शाम तक पढ़ते रहते हैं क्या? तो व्हाट अबाउट फन इन योर लाइफ? एमएससी के ड्यूरेशन में क्या तुमने फन किए, और फन करना छोड़ दिया या फिर कर रहे थे? कुछ रीजंस रहे होंगे, वो अलग बात है, बट उसके अराउंड, उसके अलावा जितना भी समय आपको मिला कि आपने उसे फन किया नहीं किया, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अतनु। अतनु क्या कहना चाहता है? वो तो डांस करके आया था उस दिन। हाँ, सर एक्चुअली मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस टाइप हूँ, तो अच्छा। मैं हर, हाँ, गेट के 2 मंथ पहले भी, मतलब एक्चुअली नवंबर तक, तो मैं हर सुबह, सुबह नहीं एक्चुअली, दोपहर, मतलब 4-5 बजे हमारे यहाँ पे स्टेडियम है, तो मैं दौड़ने जाता था, स्किपिंग विपिंग ये सब करता था। वेरी गुड। तो गेट के लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे 2 मंथ के लिए। अच्छा। यही है मेरा। सर, आईआईटी कानपुर और बॉम्बे को लेके कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? व्हाट यू पीपल सजेस्ट अबाउट आईआईटी बॉम्बे, कानपुर? तुम दोनों बैठे ही हो दिल्ली का, किसी मुझसे मैं थोड़ी बातें मैं दिल्ली की बता दूंगा। तो व्हाट इज योर सजेशन अबाउट आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बॉम्बे? अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए अबाउट आईआईटी बॉम्बे एंड कानपुर, तो पहले किससे स्टार्ट करें? आईआईटी कानपुर वाले से स्टार्ट करते हैं, कानपुर वाले दोनों बच्चे बताएं। सो अगर मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को पीएचडी करना है, बहुत सही जगह से करना है, तो यहाँ पे मतलब एमएससी में आपको इतना रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, प्लस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको इतना मिल सकता है यहाँ पे, कि आप बहुत सही जगह जा सकते हो यहाँ पे, मतलब एमएससी के बाद पीएचडी के लिए। सो अगर मतलब रिसर्च पे जाना है तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। यस 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 यस, वही उसी के लिए कानपुर जाना जाता है, और इस बार कुछ एक्सेप्शनल हुआ है। हम्म। और वो कीर्तिमान दो लोगों ने सेट किया है, अतनु ने और शपथ ने। शपथ, आपके भी सेम विचार हैं इस बारे में? कोई क्वेश्चन अबाउट कि व्हाट इज अबाउट लाइफ में? जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुम सबने उसको स्किप कर दिया, तुम उसको कहीं और लेके चले गए। मैं पूछना चाह रहा था कि लाइफ में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो डू यू हैव एनी लाइक स्टेट में बोल ही लेता हूँ, इतना क्या इसमें, कि भाई इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई आपके साथी और है क्या? हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, फीमेल है क्या, ये कर रहे हैं इसमें काम या नहीं कर रहे हैं, या हो गया है सेटल है सब कुछ, या नहीं सोचा इस बारे में कुछ भी ऐसा, बाद में सोचेंगे क्यों? ये कुछ थोड़ा सा तो बताओ ना, अतनु क्या करना है? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं अभी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। सौरभ, तेरा क्या कहना है भाई? आईटी होममेक लाइफ तो मजेदार होती है। सर। कानपुर आई में तो थिंक समझ में आता है कि इन सब चीजों के लिए समय ना मिले। वो बच्चे ने, तुम लोगों ने, कानपुर वालों को समझ में आया कि ठीक है, तुमने गेट के लिए समय निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है, लैब से हटके। पर बॉम्बे में तो थोड़ा सा समय भी मिलता है, पर बॉम्बे में थोड़ा सा एक्सपोजर क्या है कि
लेटर ऑन हम जब जश्न-ए-काबे में मिलेंगे, सब सारे एक साथ मिलेंगे जश्न-ए-काबे में, जब सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, मुझे जानना है कि आपके एग्ज़ाम कब-कब है? तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है तुम लोगों की आईआईटी में? अच्छा, सर आईआईटी में आपके ही है, अप्रैल जो है, हाँ, अप्रैल? तो अप्रैल में अप्रैल के स्टार्टिंग में मे भी हमारा मिड सेम पड़ सकता है, तो वो ओके, आई मीन रूटीन आने के बाद ही आप बता ओके, सकते हैं। उसके आस-पास उसके बाद जब तुम फ्री रहोगे तभी हम करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा उसमें। यस। जश्न-ए-काबे में और पूरा डांस-वांस, नाच-गाना, खाना-पीना पूरा मज़ेदार सेलिब्रेशंस होते हैं, है ना? तो बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं, तो आप भी जो बच्चे इस वीडियो को जूनियर देख रहे हैं, मतलब जो अगले साल पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये लोग इंस्पिरेशंस हैं। आप बस मेहनत करते रहिए, फल अपने आप आता है। चाहे आप ड्रॉप आउट है, चाहे आप एमएससी में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिज़ल्ट ला सकते हैं और उन्होंने ला के दिखाया है, ठीक है? इट्स जस्ट अबाउट टू फॉलो योर टाइम, जैसे वो लोग बात कर रहे हैं टाइम निकालना, कैसे-कैसे टाइम निकाला। फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन जो आपके सामने है, उसको भी एटलीस्ट दे देना, अटेम्प्ट कर लेना, ताकि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। और अच्छा होता है तब भी अच्छी बात है, अच्छा नहीं होता है तब भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। जैसे कि अतनु कह रहा है कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी स्टिल अचीव द गेट रैंक 1, और आपका अच्छा नहीं होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप मोटिवेटेड रहिए और अपने जो आपका मेन टारगेट है उसको फॉलो करना ही करना है। मेहनत करते रहिए, अच्छा नहीं हो तो सी और सोचिए कि नहीं मुझे अब और मेहनत करनी है।